नेटफ्लिक्स की ब्रिटिश क्राइम थ्रिलर सीरीज डिपार्टमेंट क्यू जो स्कॉट फ्रैंक ने बनाया है, यूसी एडलर ओल्सन की डैनिश बुक सीरीज का एक एडाप्टेशन है जो डीसीआई कार्ल मॉर्क के इर्द गिर्द घूमती है, जो कि एक रेप्यूटेड डिटेक्टिव है और वो पीटीएसडी से स्ट्रगल कर रहा है। तो चलिए जल्दी से देख लेते हैं हमारे हीरोज की जिंदगी में क्या हुआ। ऐसे ही दूसरे वीडियोस देखने के लिए और हमसे जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू। और एक ह्यूज स्पॉइलर वार्निंग के साथ लेट्स मूव ऑन। डिपार्टमेंट क्यू की शुरुआत होती है एक क्राइम सीन से, जहां ऑफिसर्स इन्वेस्टिगेशन कर रहे होते हैं, लेकिन चीजें तब बिगड़ जाती है जब एक मास्क्ड आदमी वहां आ जाता है और सबको गोली मार देता है। डीसीआई कार्ल मॉर्क भी उनमें से एक होता है, लेकिन कार्ल और उसका दोस्त डीसीआई हार्डी जिंदा बच जाते हैं, लेकिन हार्डी इस अटैक से अब पैरालाइज्ड हो जाता है। कार्ल को जो मैंडेटरी थेरेपी अटेंड करनी पड़ती है उससे वो बिल्कुल भी खुश नहीं होता और अपने थेरेपिस्ट रैचल के सामने वो एटीट्यूड दिखाता है। कार्ल ठीक से सो नहीं पा रहा, उसे एंजाइटी हो रही है और उसमें एक सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स भी दिख रहा है। दूसरी तरफ हमें एक प्रोसिक्यूटर से मिलवाया जाता है जिसका नाम है मेरिट लिनगार्ड। वो एक ऐसे केस को हैंडल कर रही होती है जिसमें एक पति पे अपनी पत्नी को मारने का इल्जाम लगा है। उसके खिलाफ एविडेंस काफी स्ट्रांग होने के बावजूद वो निर्दोष साबित हो जाता है। फिंच के जीतने से मेरिट भी केस हार जाती है। हमें ये भी पता चलता है कि मेरिट को कोई धमका रहा था। मेरिट का एक भाई भी है, विलियम, जो डिसेबल्ड है और जब मेरिट घर पे नहीं होती तो उसकी केयर क्ले नाम की एक औरत करती है। एक रीसेंट थ्रेटनिंग मैसेज से डर के मेरिट डिसाइड करती है कि वो सब कुछ पैक करके विलियम के साथ एक छोटी ट्रिप पे निकलेगी, लेकिन बोट पे रहते हुए भी उसे एक टेक्स्ट आता है जिसके बाद वो सच में गायब हो जाती है। इधर कार्ल ऑफिस वापस आके अपने केस के एविडेंस को ध्यान से देखता है और अपने कॉलीग्स की कमियों को पॉइंट आउट करता है। वो तुरंत नोटिस करता है कि एक मैकडोनल्ड्स का कप उसके गाड़ी के व्हील के नीचे पड़ा हुआ है और वो डिमांड करता है कि सीसीटीवी फुटेज चेक किया जाए उस मैकडोनल्ड्स का, इससे शायद किसी लीड का पता चल जाए। जब ये सब हो रहा होता है, कैबिनेट सेक्रेटरी एक नए डिपार्टमेंट का प्रपोजल लाता है जिसमें पुराने अनरिजॉल्व केसेस पे काम होगा। सुपरिंटेंडेंट मॉयरा जेकबसन वो मीटिंग कंडक्ट करती है और पहले तो वो इस आइडिया को तुरंत रिजेक्ट कर देती है, लेकिन जब वो सुनती है कि नए डिपार्टमेंट को अपना खुद का बजट और केस सिलेक्शन का पूरा कंट्रोल मिलेगा तो वो कार्ल से छुटकारा पाने के लिए उसे लीडरशिप दे देती है और बजट से अपने एम्प्लॉयज के इंफ्रास्ट्रक्चर को अपग्रेड करती है। कार्ल को पूरे देश के पुराने कोल्ड केसेस इन्वेस्टिगेट करने हैं, लेकिन कार्ल इस बात से बिल्कुल भी खुश नहीं होता। उसका ऑफिस मेन ऑफिस के बेसमेंट में एक पुराने शावर रूम में सेट होता है। कार्ल ये समझ जाता है कि यहाँ क्या हो रहा है, लेकिन उसे एक सेक्रेटरी चाहिए होता है जो फाइल्स को सॉर्ट कर सके। वो रोज को बुलाता है, लेकिन उसके बदले रोज एक आदमी को भेजती है, अकरम नाम से, जो आईटी में पार्ट टाइम काम करता है लेकिन इस डिपार्टमेंट में आना चाहता है। मजेदार बात ये होती है कि अकरम और कार्ल में काफी सिमिलरिटीज होती है। अकरम कॉन्फिडेंट होता है, इंटेलिजेंट होता है और उसने काफी कोल्ड केसेस ऑलरेडी पढ़ रखे होते हैं। वो पहले सीरिया में शायद लॉ एनफोर्समेंट में ही था, तो उसे डिफिकल्ट केसेस हैंडल करने का एक्सपीरियंस भी है। कार्ल उसे पॉइंट करने के साथ साथ अकरम पुरानी फाइल्स में से एक केस ढूंढता है जिसे वो परस्यू कर सकते हैं, और वो केस होता है मेरिट लिनगार्ड के लापता होने का। यहाँ से पता चलता है कि मेरिट 4 साल पहले गायब हो गई थी। लास्ट टाइम उसे उसी बोट पे देखा गया था जो पहले दिखाई गई थी। अब हमें समझ आ जाता है कि ये 2 अलग अलग टाइमलाइंस है। असलियत में मेरिट अभी भी जिंदा होती है, लेकिन उसे एक स्टील प्रेशराइज्ड टैंक में कहीं पे बंद करके रखा गया होता है। सैम है एक इन्वेस्टिगेटिव ऑफिसर जो क्राउन ऑफिस के खिलाफ करप्शन एक्सपोज पर काम कर रहा था। उसका नाम बार बार कार्ल मॉर्क और अकरम सलीम के इन्वेस्टिगेशन में सामने आया जब उन्होंने मेरिट की जांच शुरू की। पहले ये एज्यूम किया गया था कि उसकी डिसअपीयरेंस में विलियम का हाथ हो सकता है, लेकिन जब उसे इंटरोगेट किया गया तो पुलिस ने कंक्लूड किया कि उसका इस केस से कोई लेना देना है ही नहीं। अकरम ने जब मेरिट के सामान को छानना स्टार्ट किया तो उसे एक नोट मिला जिसपे एस साइन था और उसमें लिखा था कि उसका मेरिट के लिए रोमांटिक इंटरेस्ट है, और रिसर्च करने पे पता चला कि मेरिट का रिलेशनशिप जर्नलिस्ट सैम हीग के साथ था। उनका रिलेशनशिप काफी चुप चुप के टाइप का था। वो दोनों रेगुलरली एक होटल द प्रिंसेस गार्डन में मिलते थे। सैम बेनिबेक क्लाइंबिंग स्कूल में जाता था जहां उसकी डेड बॉडी मिली थी। मॉर्क को पक्का यकीन था कि अगर वो सैम का पास्ट खोल के देखे तो मेरिट के डिसअपीयरेंस का राज सॉल्व हो सकता है। उस इंस्टीट्यूट का ओनर पॉल एवंस सैम का सबसे क्लोज और ट्रस्टेड दोस्त था। इन्वेस्टिगेशन से उन्हें मालूम हुआ कि उस एरिया में 2 लोग सैम हेग के नाम से रह रहे थे। असली सैम गॉड हेवन नाम की जुवेनाइल डिटेंशन फैसिलिटी का काफी चक्कर लगा रहा था। ये वही जगह थी जहां उसे उसके टीनेज ईयर्स में
कैद किया गया था। इस जगह से उसका क्या कनेक्शन था, ये समझने के लिए मॉर्क ने उस फैसिलिटी का विजिट किया। वहां उसने जाना कि सैम के वहां होने के दौरान लाइल जेनिंग्स नाम का एक लड़का उसका पीछा करता था और वो हर वक्त ये कहता रहता था कि सैम एक्चुअली उसका मरा हुआ भाई हैरी ही है। सैम ये सब बर्दाश्त नहीं कर सका और उसने लाइल को बहुत ही बुरी तरीके से इंजोर कर दिया, जिससे उसकी एक आंख हमेशा के लिए जख्मी हो गई। जब सैम ने डिसाइड किया कि वो गॉड हेवन के टाइम पर एक स्टोरी लिखेगा, तब उसे अपने अतीत के करतूतों के कारण रिग्रेट हुआ और उसने लाइल से समझौता करने का डिसीजन लिया। उसने लाइल से माफी मांगी ताकि वो अपने पास्ट को पीछे छोड़ के आगे बढ़ सके, लेकिन उसे बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि लाइल अब भी अपने भाई के सस्पेक्टेड किलर मेरिट लिंगार्ड से बदला लेने का प्लान बना रहा था। लाइल जेनिंग्स हैरी जेनिंग्स का छोटा भाई था, जो मेरिट के बचपन का प्यार था। मेरिट को अपने अल्कोहलिक और डिप्रेस बाप से नफरत थी और वो अपनी माँ को मिस करती थी। उसे याद था कि एक रात उसकी माँ घर छोड़ के चली गई थी और कभी वापस नहीं आई। उसकी माँ का ग्लासगो में एक ऑटो एक्सीडेंट में मौत हो गया था। अपने जाने से पहले उसकी माँ ने उसे एक नेकलेस दिया था, जिसे मेरिट ने हमेशा संभाल के रखा। लाइला ग्राहम एक रिच बैकग्राउंड से आई थी और उनका फाइनेंशियल स्टेटस और एज का डिफरेंस उसके हस्बैंड के साथ उसके रिलेशनशिप को इफेक्ट करता था। मेरिट हर हाल में मोर आइलैंड से निकलना चाहती थी, जहां उसका बचपन गुजरा था, और हैरी उसका सपना पूरा करने के लिए डिटरमाइन था। उसे सिर्फ इतने पैसे चाहिए थे जिससे वो 18 साल तक खुद को सस्टेन कर सके। उसके बाद उसके पास अपनी माँ की फैमिली से कुछ मिलने के चांसेस थे। मेरिट अपने भाई से प्यार करती थी, लेकिन वो विलियम को लेके जाना नहीं चाहती थी। उसका मानना था कि विलियम खुद अपना ख्याल रख सकता है और वो अपनी लाइफ का रास्ता खुद ढूंढ लेगा। हैरी ने एक बार कहा था कि वो कभी अपने भाई को अपनी माँ के साथ नहीं छोड़ सकता। आइलैंड के सब लोग जानते थे कि लाइल मेंटली अनस्टेबल था और हैरी का अपनी माँ पे भी ट्रस्ट नहीं था, स्पेशली जब उसने गुस्से में उनका घर जला दिया था, जिसमें उसका बाप जल के मर गया था। तो हैरी को हमेशा लगता था कि उसे अपने भाई को अपनी माँ से प्रोटेक्ट करना पड़ेगा। जब मेरिट ने बताया कि उसकी माँ के कुछ गहने उन्हें भागने में हेल्प कर सकते हैं, तो हैरी ने प्लान बनाया कि वो मंडे को मेरिट के घर जाएगा, ज्वेलरी उठाएगा और अपनी गर्लफ्रेंड के साथ भाग जाएगा। लेकिन सब कुछ प्लान के मुताबिक नहीं हुआ। उस रात विलियम घर पे था और उसने हैरी पे हमला कर दिया, क्योंकि उसे लगा कि कोई चोर घर में घुस आया है। पुलिस रिपोर्ट्स के मुताबिक हैरी ने विलियम को इतना मारा कि उसे सीरियस ब्रेन डैमेज हो गया, जिसकी वजह से उसे स्पीच इंपेयरमेंट और कॉग्निटिव इश्यूज हो गए। जब रोज ने इस डकैती के बारे में जॉन कनिंघम, वहां के लोकल पुलिस ऑफिसर से बाद में बात की, तो उसने बताया कि हैरी तब से गायब था। रिपोर्ट्स के मुताबिक हैरी फेरी तक पहुंच गया था, लेकिन जब कैप्टन उसके पास आया तो उसने फेरी से जंप कर लिया और उसकी मौत हो गई। लेकिन असल कहानी ऑफिशियल रिपोर्ट से बिल्कुल अलग थी। हैरी ने लिंगार्डो के घर में घुसने की कोशिश की थी और विलियम ने उसे चोट समझ के अटैक कर दिया था, लेकिन जैसे ही उसने पहचाना कि वो हैरी है, उसने उसे मारना बंद कर दिया। हैरी अपनी सिचुएशन एक्सप्लेन कर ही रहा था कि तभी उसका भाई लाइल वहां आ गया। उसने एक बेसबॉल बैट उठाया और विलियम पे हमला कर दिया और उसे मार मार के बेहोश कर दिया। हैरी ने लाइल को घसीटकर उस घर से बाहर निकाला। अगर उस रात लाइल नहीं आता तो कहानी कुछ और ही होती, लेकिन लाइल ने कभी अपने आप को ब्लेम नहीं किया। उसने मेरिट को अपने भाई के मिस्टीरियस मौत का जिम्मेदार माना। उसका मानना था कि उसका भाई सिर्फ इसलिए मारा गया क्योंकि उसने मेरिट से बहुत ज्यादा प्यार किया और उसे इम्प्रेस करने के चक्कर में अपनी जान जोखिम में डाल दी। उसे ये भी डर था कि हैरी उसे छोड़ के मेरिट के साथ चला जाएगा, इसलिए शायद उसने हैरी का पीछा किया और लिंगार्ड घर तक पहुंच गया, और शायद उसी ने ही अपने भाई को बदले की भावना से मार डाला होगा। लाइल और उसकी मां ने मिलकर एक रिवेंज प्लान बनाया, जिससे वो मेरिट को पनिश कर सके और उसे अपने किए के लिए माफी मंगवा सके। जब सैम उससे माफी मांगने आया तो लाइल ने तुरंत प्लान बना लिया कि वो सैम का रोल प्ले करके मेरिट के करीब जा सकता है। सैम का ऑनलाइन कोई फोटो नहीं था और उसकी जॉब की वजह से वो वैसे भी काफी प्राइवेट लाइफ जीता था। लाइल ने फिर जर्नलिस्ट बनके मेरिट को मिलने के लिए बुलाया और धीरे धीरे उसका ट्रस्ट जीत लिया। अपना प्लान एग्जीक्यूट करने के बाद लाइल ने सैम को मार दिया, या तो अपनी दुश्मनी निकालने के लिए या फिर अपना रास्ता साफ करने के लिए। रोज ने शुरू में जो बर्ड लोगो विलियम बार बार ड्रॉ करता था उसे मिथिकल शेप शिफ्टिंग बूबरी बर्ड समझा, लेकिन बाद में जब कार्ल का पार्टनर डीएसआरडी हॉस्पिटल में बैठ के एविडेंस देख रहा था तो उसने नोटिस किया
कि वो पंछी का लोगो एक शोरबर्ड का रेप्लिका था। लाइल के बाप का बिजनेस था शोरबर्ड ओशियन सिस्टम्स और लाइल अक्सर एक कैप पहनता था जिसमें वही लोगो बना हुआ था। विलियम ने यही लोगो पहले अपने घर में देखा था और बाद में फेरी पर भी नोटिस किया था, जिसके बाद उसने मेरिट को वार्न करने की कोशिश भी की थी। कार्ल गॉडहेवन गया था लाइल के साइकी और सैम के ऑब्सेशन को समझने के लिए। उसने और उसकी टीम ने एक वीडियो रिकॉर्डिंग देखी थी जिसमें सैम ने लाइल को उसकी बाईं आंख पर जोर का पंच मारा था। लाइल को नहीं लगा कि वो इंसिडेंट सीरियस था क्योंकि उसे तो मार खाने की आदत थी और उसका मानना था कि वो मार खाना ही डिजर्व करता है। उसने बताया कि उसकी माँ अक्सर उसे और हैरी दोनों से महीनों तक बात ही नहीं करती थी जब वो उनकी एक्सपेक्टेशन पे खड़े नहीं उतरते थे। फिर उसने हंसते हुए बताया कि जब हैरी मर गया था तो उसकी माँ उसे पनिश करने के लिए हाइपरबैरिक चेंबर में बंद करके रखती थी। उसका बाप उस चेंबर को बिजनेस के लिए इस्तेमाल करता था, लेकिन उसकी माँ एल्सा उसे पनिशमेंट के टूल के रूप में इस्तेमाल करती थी। लाइल ने कभी भी अपनी माँ के अगेंस्ट कोई गिले शिकवे नहीं दिखाए। उसका मानना था कि हैरी अब भी उसके साथ है, उसकी मौत के बावजूद। जब उसे बताया गया कि उसने सैम को हैरी समझने में गलती कर दी है तो उसने इसे भी मानने से इनकार कर दिया। उसका कहना था कि वो हैरी ही था और उसने उसका पीछा इसलिए किया क्योंकि वो जानता था कि अगर वो हैरी के साथ नहीं रहेगा तो हैरी मर जाएगा और उसे बचाना उसका फर्ज था। बाद में जब विलियम को लाइल का फोटो दिखाया गया तो उसने भी कंफर्म किया कि लाइल ही वो आदमी था जिसे उसने फेरी पे देखा था। कार्ल और आक्रम जेनिंग्स के प्रॉपर्टी की तरफ निकले, लेकिन उन्हें ये नहीं पता था कि कनिंघम नाम का वो पुलिस वाला पहले इन माँ बेटे के षड्यंत्र से मारा गया था जब उसने मेरिट के कैद खाने को ढूंढ निकाला था। एल्सा लाइल की खूनी इरादों में उसकी पूरी सपोर्ट करती थी। उसका अपना मेंटल हेल्थ रिकॉर्ड भी ठीक नहीं था। अपने हस्बैंड की मौत के बाद उसे 19 महीने के लिए साइकियाट्रिक वार्ड में एडमिट किया गया था। उस दौरान हैरी और लाइल इस प्रॉपर्टी पे अकेले थे। सिर्फ 15 साल की उम्र में लाइल ने एक लड़के को हाइपरबैरिक चेंबर में डाल दिया था कुछ पागलपंती भरे टेस्ट करने के लिए। जब रोज ने लाइल के रिकॉर्ड चेक किए तो उसने कार्ल को बताया कि जब वो मोर गई थी तब वो एक बिल्डिंग को इंस्पेक्ट नहीं कर पाई थी क्योंकि उसे हैजर्डस डिक्लेयर कर दिया गया था। जब कनिंघम के बेटे कॉलिन से पूछा गया तो उसने बताया कि 4 साल पहले उस बिल्डिंग को हैजमैट साइट डिक्लेयर कर दिया गया था। कार्ल तुरंत समझ गया था कि वो जगह एक क्राइम सीन है। जब वो अंदर गया तो उसने हाइपरबैरिक चेंबर देखा और उसमें मेरिट कैद थी। उसने तुरंत उसे निकालने की कोशिश की, लेकिन वो चेंबर तोड़ नहीं सकता था। वो कंट्रोल रूम गया जहां उसे हार्डी का फोन आया। हार्डी ने उसे रिक्वेस्ट की कि सिस्टम के साथ वो छेड़छाड़ ना करे। अगर वो चेंबर ओपन करके मेरिट को सीधा बाहर निकालते तो उसकी मौत हो जाती। पहले प्रेशर स्टेबलाइज करना जरूरी था, उसके बाद नेवी या कोस्ट गार्ड का स्पेशल टीम आके उसे हाइपरबैरिक स्ट्रेचर में निकाल सकते थे। हार्डी ने कहा कि उन्हें एक लीवर ढूंढना होगा जिससे प्रेशर कंट्रोल हो सके। जैसे ही उन्हें वो लीवर मिला, लाइल वहां आ गया। शो के अंत में जब लाइल ने ट्रिगर दबाया, कार्ल ने आक्रम के सामने आके गोली अपने बाजू में खा ली। कार्ल हमेशा हार्डी की कंडीशन और एंडरसन की मौत का गिल्ट फील करता था और वो काफी बार सोचता था कि काश वो गोली उसने खाई होती। इसलिए जब उसने वो गन अपने दोस्त की तरफ पॉइंट होते देखा तो बिना सोचे समझे वो आक्रम को बचाने के लिए कूद पड़ा। जैसे ही लाइल उन पे दोबारा फायर करने वाला था, मेरिट की चीखों ने उसका ध्यान हटा दिया और आक्रम ने तुरंत मौका देख के उसके गले में छुरा घुसा दिया। उसने लाइल की गन ले ली और उसके सर में गोली मार दी। फिर उन्होंने लिवर खींच के प्रेशर स्टेबलाइज किया और फाइनली उन्होंने मेरिट को बचा लिया। एल्सा आइलैंड से भागने की कोशिश कर रही थी, लेकिन पुलिस ने उसे पकड़ लिया। जब उसे समझ आ गया कि अब बचने का कोई रास्ता नहीं है तो उसने अपने ऊपर ही गोली चला ली। डिपार्टमेंट की उन्हें हेडलाइंस बना दी जब उन्होंने सक्सेसफुली एक पुराना केस सॉल्व कर लिया। मेरिट ने पुलिस डिपार्टमेंट का शुक्रिया अदा किया कि उन्होंने उसके डिसअपीयरेंस वाली केस पे फिर से ध्यान दिया और उसकी खास कोशिश थी कार्ल से मिलने की। लेकिन जब वो ऑफिस आई तो कार्ल वहां नहीं था। दोनों का आमना सामना लिफ्ट में हुआ। कार्ल ने मेरिट को तो तुरंत पहचान लिया, लेकिन मेरिट ने उसे नहीं पहचाना। कार्ल ने यही ठीक समझा। उसके लिए सिर्फ यही मैटर करता था कि मेरिट सेफ है और अब जब वो जिंदा और ठीक ठाक थी तो उसे लगा उसने अपना फर्ज पूरा कर लिया है। मॉयरा अपने नए डिपार्टमेंट के प्रोग्रेस से बहुत खुश थी। इससे सिर्फ डिपार्टमेंट की इमेज ही नहीं सुधरेगी बल्कि विक्टिम्स को एक और मौका मिलेगा, चाहे वो जिंदा हो या नहीं। उनके परिवार को सच जानने का पूरा हक है। शो के अंत में कार्ल लॉर्ड एडवोकेट स्टीवन बर्न्स के ऑफिस पहुंचा। कार्ल जानता था कि बर्न्स ने
किर्स्टी एटकिंस को ग्राहम फिंच के अगेंस्ट टेस्टिफाई करने लायक नहीं छोड़ा था जब जेनकिंस ने उसकी बेटी को नुकसान पहुंचाने की धमकी दी थी। बर्न्स के डिसीजन की वजह से एटकिंस ने जेल में एक आंख खो दी क्योंकि फिंच के वहां काफी कनेक्शंस थे। ऊपर से ग्राहम फिंच अपनी बीवी को मारने के बाद भी आजाद घूम रहा था। कार्ल ने यह मान लिया कि बर्न्स के पास ज्यादा ऑप्शन नहीं था क्योंकि वो अपनी फैमिली नहीं खोना चाहता था। तो इस बार कार्ल ने उसे एक और मौका देने का फैसला किया, लेकिन इसके बाद भी बर्न्स को कार्ल के डिपार्टमेंट के लिए ज्यादा फंड्स अप्रूव करने होंगे। आक्रम को ऑफिशियली डीआई का रैंक देना होगा और कार्ल के लिए एक नई गाड़ी भी खरीदनी होगी। बर्न्स के पास कोई और ऑप्शन नहीं था, तो उसने हर एक कंडीशन में हाँ कर दिया। और जब कार्ल को सब पता चल गया था, फिंच अब किर्स्टी एटकिंस को कुछ नहीं करेगा। ज्यादा फंड्स और एक नई कार के साथ कार्ल फिर से अपना डिपार्टमेंट लीड करने को तैयार था। डीसी हार्डी भी टीम में आ गया और क्लियरली उसकी डिटेक्टिव स्किल्स ने मोइरा को इम्प्रेस कर दिया। इन्वेस्टिगेशन ने रोज का कॉन्फिडेंस भी बूस्ट किया और आक्रम को फाइनली पुलिस ऑफिसर का दर्जा दिया गया। ये बैडएस डिपार्टमेंट एक नए केस के लिए तैयार है। अब आगे देखना है कि वो केस क्या होगा। नेक्स्ट सीजन में हम लीथ पार्क केस के बारे में भी शायद और जान सकते हैं। इन्वेस्टिगेशन ने रिवील किया कि पीसी एंडरसन जो सबसे पहले क्राइम सीन पे गया था वो भी केस में शामिल था, लेकिन फिर उसकी मौत क्यों हुई? उसने कहा था कि उसे विक्टिम की बेटी ने एक वेलनेस चेक के लिए कॉल किया था, लेकिन बाद में पता चला कि विक्टिम की कोई बेटी थी ही नहीं। तो फिर एंडरसन को विक्टिम के बारे में किसने बताया और उसने झूठ क्यों बोला? क्योंकि बाद में पता चला कि विक्टिम उसका ही खबरी था। हो सकता है हमें इन सब के जवाब डिपार्टमेंट क्यू सीजन 2 में मिले। हे इस वीडियो को देखने के लिए शुक्रिया। डिपार्टमेंट क्यू देखने का आपके एक्सपीरियंस के बारे में कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर करें। सिनेमा सीरीज की वीकली डोज के लिए लाइक बटन दबाकर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगले वीडियो में मिलता है और फिलहाल के लिए वे साइनिंग ऑफ। गुड बाय एंड आई विल बी बैक।